नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम लगभग सबने सुना ही होगा, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो ये एक लैंडमार्क किताब मानी जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक घटना जैसी बन गई है। दावा करती है कि पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकती है। हाँ, ये दावा तो है। तो हमारे पास इसी किताब की एक काफी डिटेल्ड समीक्षा है जो इसके आइडियाज, इसकी ताकत और हाँ, इसकी कमियों पर भी रोशनी डालती है। अच्छा। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये रिच डैड और पुअर डैड की सोच में असल फर्क क्या था, वो कौन से लेसन्स हैं जो इतने पॉपुलर हुए और क्या कुछ आलोचनाएं भी जायज है। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी कॉन्सेप्ट की जिस पर ये पूरी किताब आधारित है। कियोसाकी के दो पिता। जी। एक उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, पर पैसों को लेकर हमेशा परेशान। एक आम मिडिल क्लास वाली छवि एक तरह से। हाँ। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, कम पढ़े लिखे शायद, पर सफल बिजनेसमैन, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग। ये जो कॉन्ट्रास्ट है यही किताब का कोर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और समीक्षा इसी कंट्रास्ट को पकड़ती है। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये पैसों को लेकर दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज हैं, दो दर्शन हैं। कैसे? थोड़ा और खोलिए इसको। देखिए, पुअर डैड जैसा समीक्षा भी कहती है, वो उस सोच को रिप्रेजेंट करते हैं जहां अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छी नौकरी, मेहनत करो, जॉब सिक्योरिटी देखो। उनके लिए अपना घर वो सबसे बड़ी एसेट थी, सबसे बड़ी उपलब्धि। हाँ, जो हमें आमतौर पर सिखाया जाता है। एग्जैक्टली, वो पारंपरिक रास्ता। लेकिन रिच डैड का नजरिया समीक्षा के हिसाब से बिल्कुल उल्टा था। उनका फोकस था फाइनेंशियल फ्रीडम पर। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब नौकरी की सुरक्षा उनके लिए उतनी जरूरी नहीं थी। जरूरी था ऐसा सिस्टम बनाना कि पैसा उनके लिए काम करे। अच्छा, पैसा उनके लिए काम करे। हाँ, और दिलचस्प बात, वो घर को एसेट नहीं मानते थे बल्कि लायबिलिटी मानते थे। लायबिलिटी, अपना घर। हाँ, अगर वो घर आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा है, जैसे किराए से इनकम नहीं आ रही, तो वो देनदारी है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस है, टैक्स है, लोन है। उनका मानना था कि असली वेल्थ बनती है एसेट्स बनाने से, इन्वेस्ट करने से, बिजनेस खड़ा करने से। ये सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। ये वाकई सोचने का तरीका बिल्कुल पलट देता है। चलिए अब उन मुख्य सबकों पर आते हैं जो समीक्षा इस किताब से निकालती है। पहला और शायद सबसे फेमस कि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। हाँ, ये लाइन तो बहुत कोट होती है। इसका क्या मतलब है असल में? इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग इनकम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ज्यादा घंटे काम, प्रमोशन, मतलब वो खुद पैसा कमाने की मशीन बनते हैं। जबकि अमीर लोग कियोसाकी के अनुसार अपना टाइम और पैसा ऐसी चीजें बनाने या खरीदने में लगाते हैं, मतलब एसेट्स, जो बिना उनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी पैसा कमा कर दें। जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, कोई बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चल रहा हो, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड आ रहा हो। मतलब आपने पैसा कमाने वाली मशीनें बना ली, आप खुद मशीन नहीं रहे। ओके। और यहीं पर वो दूसरा सबक भी जुड़ जाता है, स्कूलों वाला। समीक्षा कहती है कियोसाकी मानते हैं कि स्कूल हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाते। प्रोफेशनल स्किल्स तो देते हैं पर फाइनेंशियल स्किल्स नहीं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। समीक्षा के मुताबिक कियोसाकी का तर्क है कि यही कारण है कि कई हाईली एजुकेटेड, अच्छी सैलरी वाले लोग भी पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं या फिर उस रैट रेस में फंस जाते हैं। रैट रेस आपने जिक्र किया। समीक्षा इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाती है? ये क्या है रैट रेस? समीक्षा इसे कियोसाकी के दर्शन का एक अहम हिस्सा मानती है। ये वो कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। चक्कर? कैसा चक्कर? मतलब सुबह उठो, काम पे जाओ, पैसा कमाओ, बिल भरो, महीना खत्म, फिर वही शुरू। इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, तो आप तेज भागने लगते हैं पर रहते उसी गोल चक्कर में। अच्छा, मतलब एक पिंजरे में चूहे की तरह भागते रहना। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि कियोसाकी के अनुसार इस रेस से बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा सैलरी नहीं, बल्कि ऐसी एसेट्स बनाना है जो आपके खर्चों को कवर करने के लिए काफी कैश फ्लो दें। तो फिर एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना बहुत जरूरी हो गया। समीक्षा इसे कैसे डिफाइन करती है? बहुत ही सिंपल तरीके से। शायद यही किताब की पॉपुलैरिटी का राज भी है। समीक्षा बताती है कि कियोसाकी के लिए एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। पैसा डाले? हाँ,
और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। पैसा निकाले, बस इतना सिंपल। अब ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग से थोड़ा अलग है, खासकर घर के मामले में। जैसे मैंने कहा, अगर आपका घर जिसमें आप रह रहे हैं वो इनकम नहीं दे रहा, तो कियोसाकी के हिसाब से वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा निकाल रहा है। मेंटेनेंस, टैक्स, लोन इंटरेस्ट। ये तो वाकई पारंपरिक सोच को हिला देता है। तो इन सब सबकों के बेस पर कियोसाकी की सलाह क्या है? जैसा समीक्षा में बताया गया है, सिर्फ अमीर बनने के सपने देखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपने देखना काफी नहीं है। समीक्षा जोर देती है कि कियोसाकी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने की बात करते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू? हाँ, मतलब सिर्फ एकेडमिक्स या प्रोफेशनल स्किल नहीं, बल्कि पैसे की समझ, कैसे कमाना, बचाना, इन्वेस्ट करना, और सबसे जरूरी रिस्क को समझना और मैनेज करना। अच्छा। उनकी सलाह है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लो, चाहे वो स्कूल में ना मिले। इन्वेस्टमेंट के मौके पहचानो, कैलकुलेटेड रिस्क लो। गोल सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, यानी फोकस कमाई से ज्यादा समझ बढ़ाने पर। ये इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं कि समीक्षा इस किताब की क्या ताकतें बताती है, ये इतनी कामयाब क्यों हुई। समीक्षा कई चीजें बताती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी इसकी सिंप्लिसिटी, सरलता। हाँ, कियोसाकी मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों से समझाते हैं, अपने रिच डैड पुअर डैड के उदाहरणों से। आम पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ। हाँ, वो कहानी वाला अंदाज कनेक्ट करता है। पर दूसरा, ये बहुत मोटिवेटिंग है। समीक्षा मानती है कि ये लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर करती है, क्या यही तरीका है जीने का? पढ़ो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ। ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मुमकिन है, क्या वो रैट रेस से निकल सकते हैं। ये एक उम्मीद देती है, एक्शन लेने को प्रेरित करती है। और ये पैसे को लेकर जो मिथक है उन पर भी सवाल उठाती है ना, जैसे अमीर बनने के लिए अमीर घर में पैदा होना जरूरी है या कंजूस होना पड़ता है। बिल्कुल, समीक्षा इस बात को भी हाईलाइट करती है। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनना लक या कंजूसी से ज्यादा माइंडसेट और फाइनेंशियल नॉलेज का खेल है। कोई भी सीख सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये सोच ही अपने आप में एम्पावरिंग है। लेकिन जहाँ इतनी तारीफ है, वहाँ कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी। समीक्षा किताब की किन कमजोरियों या सीमाओं की बात करती है? हाँ बिल्कुल, और वो भी जरूरी हैं। समीक्षा कहती है कि कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि किताब चीजों को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देती है, ज्यादा ही सरल बना देती है। हाँ, असल दुनिया में इन्वेस्टिंग, बिजनेस चलाना वो कियोसाकी की कहानियों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिस्की हो सकता है। किताब इंस्पायर तो करती है, पर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस शायद कम है, खासकर उनके लिए जो फुल टाइम एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। और वो एसेट वर्सेस लायबिलिटी वाली बात, खासकर घर को लेकर, उस पर क्या कहती है समीक्षा? समीक्षा कहती है कि आइडिया तो कैची है, पर बहुत बारीकियां नहीं है उसमें। घर खरीदना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, इमोशनल और सोशल पहलू भी हैं। सही बात है। फिर रियल एस्टेट मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी, लोन की शर्तें, मेंटेनेंस कॉस्ट, इन सब पर किताब शायद उतनी गहराई में नहीं जाती। तो आलोचक कहते हैं कि ये सलाह सबके लिए हर सिचुएशन में फिट नहीं बैठती। एक और बड़ा सवाल जो समीक्षा उठाती है, रिच डैड असल में थे भी या नहीं? हाँ, ये एक कंट्रोवर्सी रही है। समीक्षा बताती है कि इस पर काफी डिबेट है। कियोसाकी ने भी कभी साफ साफ नहीं बताया। कुछ मानते हैं कि रिच डैड कोई एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कई लोगों के अनुभवों का या कियोसाकी के अपने विचारों का एक काल्पनिक किरदार थे। अच्छा, कहानी को दमदार बनाने के लिए शायद। और अगर ऐसा है तो किताब की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठता है। ये किस्सों पर आधारित ज्यादा लगती है, वेरीफाइड फैक्ट्स पर कम। तो मतलब ये हुआ कि किताब को एक मोटिवेशनल टूल की तरह देखें, पर एक फाइनेंशियल बाइबल न माने। समीक्षा का झुकाव कुछ ऐसा ही लगता है। वो मानती है कि ये फाइनेंशियल सोच बदलने के लिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, आपको जगा सकती है। लेकिन इसकी हर सलाह को आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय क्रिटिकली देखना जरूरी है। अपनी सिचुएशन देखनी होगी और सोर्सेस से भी सीखना होगा। सही है। प्रेरणा अपनी जगह, पर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये एक बैलेंस्ड व्यू है। अब अगर इसके इम्पैक्ट और लेगेसी की बात करें, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि बहुत प्रभावशाली रही है। समीक्षा इसके असर पर क्या कहती है? समीक्षा मानती है कि 1997 में आने के बाद से ये पर्सनल फिनेंस की दुनिया में एक लैंडमार्क बन गई है। कोई भी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता है तो उसका नाम जरूर आता है। हाँ, ये तो है। ओपरा विन्फ्रे जैसे बड़े नामों ने एंडोर्स किया, जिससे पॉपुलैरिटी और बढ़ी। इसके आइडियाज पर बेस्ड सेमिनार, वर्कशॉप्स, गेम्स, बहुत कुछ बना। यानी असर सिर्फ किताब तक नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। समीक्षा के मुताबिक इसका जो परमानेंट इम्पैक्ट है वो इसके कोर मैसेज में है।
फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, एसेट बिल्डिंग पर फोकस करो, सिर्फ सैलरी के लिए काम करने वाली सोच से बाहर निकलो। कमियां होंगी, ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, पर इसने लाखों लोगों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है। इसने अमीर बनने को लक से हटाकर नॉलेज और स्ट्रैटेजी से जोड़ा है। तो इस पूरी चर्चा का, इस समीक्षा का सार क्या है? सुनने वालों के लिए क्या टेकअवेज हैं? मेरे ख्याल से समीक्षा से 3-4 मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है और हमें शायद ये खुद ही सीखनी पड़ेगी। हाँ, स्कूलों के भरोसे नहीं रह सकते। दूसरी, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना और फोकस एसेट बनाने पर करना जो इनकम दे। कियोसाकी की वो सिंपल डेफिनेशन, जो जेब में पैसा डाले वो एसेट, जो निकाले वो लायबिलिटी। ये याद रखने में आसान है। हाँ। तीसरी बात, माइंडसेट। समीक्षा इशारा करती है कि किताब का असली मैजिक शायद उसके एडवाइस से ज्यादा उस सोच में बदलाव लाने में है जो वो इंस्पायर करती है। डर को जीतना, मौके देखना, रिस्क समझना, सवाल पूछना। ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेने के बारे में है। एग्जैक्टली। और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा समीक्षा ने बताया, कि इंस्पिरेशन के साथ साथ अपनी रिसर्च और एक्सपर्ट एडवाइस भी जरूरी है। निश्चित रूप से। ये एक स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद यही है कि ये लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की पॉसिबिलिटी दिखाती है और उस तरफ पहला कदम उठाने के लिए हिम्मत देती है। बहुत अच्छे। तो इस चर्चा के आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरी बातचीत से जुड़ा है। अगर पारंपरिक शिक्षा और नौकरी का रास्ता हमें आर्थिक आज़ादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं करता और हर कोई शायद उद्यमी बनना भी नहीं चाहता या बन सकता, तो आज के समय में एक आम इंसान अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने और संपत्ति बनाने की तरफ बढ़ने के लिए कौन सी ठोस व्यवहारिक कदम उठा सकता है? ये सोचने लायक सवाल है। इस सवाल पे जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।